नमस्कार। सूचना भवन के प्रांगण में सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलनों की कड़ी में है आज बाड़ी सहकारिता विभाग की। हम उन्हीं के कार्यक्रम में शामिल है। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही खास स्वागत करना चाहूंगी अपने माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी का, सचिव श्री धर्मेंद्र सिंह जी का, निबंधक सहकारिता समिति श्रीमती इनायत खान जी का, अपर सचिव सहकारिता श्री अभय कुमार सिंह जी का, प्रबंध निदेशक BSCB श्री मनोज कुमार सिंह जी का तथा अपर निबंधक सहकारिता समिति श्री प्रभात कुमार जी का। मैं सचिव से निवेदन करूंगी कि वो अपनी बात रखें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इससे पहले सहकारिता वालों से निवेदन करूंगी, फोल्डर बंटवा दें। धन्यवाद। सहकारिता विभाग के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी भाई बंधु, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग और उपस्थित सभी पदाधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं। माननीय मंत्री महोदय की अनुमति से इस बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। सर आप बताएं। हम बता दें सर पहले। तो सहकारिता विभाग के जो रिपोर्ट्स हैं आपको फोल्डर में दिए गए होंगे, कृपया उसको देख लेंगे। फोल्डर में डिटेल सभी योजनाओं की जानकारी दी गई है और उसके अलावा प्रेस रिलीज भी आज इसका जो है उसकी एक कॉपी दी गई है। और बाकी उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस होंगे इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद एक एक करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रेस में जो बातें हम कहना चाहते हैं उसको एक बार हम स्टार्ट करते हैं। सहकारिता विभाग मुख्य रूप से सहकारी समितियों के संबंध में डील करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सहकारी समितियां कई तरह की होती हैं। कुछ कृषि साख समितियां होती हैं, वित्त समितियां होती हैं और अन्य भी विशेष करके जो कार्यक्रम होते हैं उसके लिए समितियों का गठन लोकल स्तर पर किया जाता है। तो सहकारिता विभाग सहकारी जो अधिनियम है उसके तहत इनका रेगुलेशन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है और मॉनिटरिंग करता है। तो यहाँ पे जो भी कार्य होते हैं सब पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। इसके अलावा बैंकिंग एक मेजर सेक्टर है सहकारिता विभाग में। आपको पता होगा कि राज्य में एक राज्य स्तर का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है और उसके अलावा जिला स्तर पर भी हम लोग के कुल 23 बैंक हैं जिनको हम लोग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। इसके अलावा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन इसमें की MD हैं, वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। सहकारिता विभाग के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं मुख्य रूप से अधिप्राप्ति, उसके बारे में पहले मैं बताऊंगा। अधिप्राप्ति में सरकार के द्वारा मुख्य रूप से खरीफ और रबी मौसम में जो फसलें हैं, अधिसूचित फसलें हैं, उनका MSP पे अधिप्राप्ति किया जाता है। अभी इस वर्ष खरीफ विपणन मौसम खत्म हुआ है जिसमें कि अधिप्राप्ति धान की गई है। मैं बताते हुए आपको मुझे खुशी हो रही है कि अधिप्राप्ति का जो लक्ष्य था 45 लाख टन, उसके विरुद्ध कुल हम लोग 39 लाख से ऊपर का मेट्रिक टन का अधिप्राप्ति किया है, जो कि 87% से भी ज़्यादा है। और इसके तहत जो किसानों को जो भुगतान किया गया कुछ कुल 9,120 करोड़ का भुगतान किया गया है। सरकार के द्वारा अधिप्राप्ति कार्य के लिए सहकारी समितियां जो कि पैक्स है, पैक्सों के माध्यम से अधिप्राप्ति की जाती है। पैक्सों को राज्य गारंटी के रूप में और बैंकों को, सहकारी बैंकों को कुल 8,000 करोड़ रुपये का राज्य गारंटी दिया गया था और ये व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई थी कि जो भी किसान धान बेचेंगे उनका 48 घंटे के भीतर पेमेंट उनके खाते में PFMS के माध्यम से चला जाएगा। तो इस पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित कराते हुए 15 फरवरी तक जो निर्धारित समय सीमा थी उसके तहत लक्ष्य का कुल हम लोग 87% की प्राप्ति किया है और साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग भी की है कि किसानों के जो अधिप्राप्ति हो रही है, खरीद की जा रही है, उसको हम लोग पेमेंट भी सुनिश्चित कराएं। तो इसकी भी मॉनिटरिंग लगातार हो रही थी। तो इस प्रकार की अधिप्राप्ति पूर्ण हो गई है। अब जो भी धान अधिप्राप्त हुआ है उसकी मिलिंग कराई जा रही है। जिलों में भी संबद्ध मिल हैं, उनके माध्यम से मिलिंग कराई जा रही है और फिर हम लोग SFC को चावल को आपूर्ति कर रहे हैं। तो अभी तक चावल आपूर्ति का जो लक्ष्य है 2 दिन पहले का, उसका कुल 35% चावल उनको उपलब्ध करा दिया गया है। लगातार जिला स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। जिला टास्क फोर्स की बैठक साप्ताहिक इसकी की जा रही है जिला पदाधिकारियों के द्वारा और टारगेट है कि जो भी धान लिए गए हैं इसको 15 जून तक मिलिंग करा करके SFC को हम लोग उपलब्ध करा दें। पहला। दूसरा इसमें है कि अभी रबी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, रबी की अधिप्राप्ति भी हम लोग करेंगे जिसमें कि मुख्य रूप से गेहूं है। तो गेहूं की अधिप्राप्ति की तैयारी हो चुकी है। मुख्य रूप से जो भी जिले जहां पर गेहूं का उत्पादन होता है इनमें पैक्सों के माध्यम से अधिप्राप्ति की जाएगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा कुल 1 लाख मेट्रिक टन पैक्सों को टारगेट दिए गए अधिप्राप्ति करने के लिए, इसकी भी पूरी तैयारी है।
गेहूं का जो एमएसपी है पिछले साल 2275 रुपये था। इस वर्ष सरकार ने बढ़ा करके एमएसपी को 2425 रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब पिछले साल से करीब 150 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी में वृद्धि हुई है। सरकार प्रयास करेगी कि जो भी किसान अपने गेहूं को बिक्री करना चाहते हैं उनका 100% क्रय हम लोग करें। पिछले 3 महीने से प्रचार प्रसार इसमें गेहूं अधिप्राप्ति के लिए लगातार किए जा रहे हैं और पूरी अधिप्राप्ति की जो व्यवस्था है वो पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। तो अधिप्राप्ति करने के लिए जो भी किसान इच्छुक होते हैं उनका हम लोग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद किसान से हम लोग देखते हैं कि जैसे उनका फसल तैयार होती है वैसे उनको पैक्सों के माध्यम से उनका धान को या गेहूँ को क्रय कर लिया जाए। तो गेहूं का जो अधिप्राप्ति होगा वो 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। तैयारियां इसमें चल रही हैं, किसानों के निबंधन भी हो रहे हैं। कुल 24,324 किसानों के निबंधन अभी तक हो चुके हैं। किसान भाइयों से आपके माध्यम से पुनः अनुरोध है कि जो लोग इच्छुक हैं अपना गेहूं बेचना चाहते हैं वो गेहूं बेचने के लिए निबंधन करा लें और पेपर जो अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको तैयार रखें। तीसरा बिंदु ये है कि इस वर्ष दलहन का भी हम लोग अधिप्राप्ति करेंगे। आपको बता दें कि दलहन में मुख्य रूप से तूर, मसूर, चना और उड़द, ये 4 फसलों को सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया अधिप्राप्ति करने के लिए और इनकी भी अधिप्राप्ति समितियों के माध्यम से, पैक्स के माध्यम से की जाएगी और सरकार के द्वारा इसका भी एमएसपी निर्धारित किया गया है और एमएसपी का जो सूची है आपको हम उपलब्ध करा देंगे। आपके फोल्डर में भी, शंभू फोल्डर में उपलब्ध इसकी करा दीजिए। मुख्य रूप से इसमें जो चना है उसका जो अधिप्राप्ति का जो एमएसपी है वो 5650 रुपये है। पिछले साल ये 5440 रुपये था। मसूर इस बार दर है 6700 रुपये प्रति क्विंटल और पिछले बार 6425 रुपये था, तो करीब 300 रुपये की वृद्धि हुई है। मस्टर्ड रेपसीड सीड है उसमें 5950 रुपये दर है, पिछले बार 5650 था। तो इस प्रकार जो भी फसल जो किसान अपना अधिप्राप्ति करना चाहते, बेचना चाहते हैं, उनको सहकारिता विभाग का जो पोर्टल उस पर निबंधन पहले कर लेना होगा ताकि समय पे हम उसकी अधिप्राप्ति कर सकें और उनको इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा सहकारिता विभाग की एक योजना भंडारण क्षमता का सृजन। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं पैक्सों में मुख्य रूप से हम लोग गोदाम निर्माण की योजना स्वीकृत करते हैं। इसकी क्षमता 200 MT, 500 MT और 1000 MT की होती है। जिस तरह के पैक्स हैं, जिस तरह की उनकी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से हम लोग उनकी गोदाम की स्वीकृति करते हैं। गोदाम स्वीकृति के लिए जो ज़मीन है वो सरकार उपलब्ध कराती है। जहाँ पे सरकारी ज़मीन नहीं है वहाँ पर खुद समितियाँ भी अपना लीज ले करके ज़मीन की उपलब्धता करती है, उसके बाद सरकार उसको स्वीकृति करती है। गोदाम निर्माण में 50% राशि अनुदान के रूप में सरकार देती है और 50% राशि हम लोग चक्रीय पूंजी के रूप में हमको देते हैं जो कि लोन के रूप में रहता है। तो कहने का मतलब ये कि 100% राशि जो है समितियों को गोदाम निर्माण के लिए सरकार ही उपलब्ध करा रही है, जिसमें कि 50% लोन के रूप में है। वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल 259 गोदामों की स्वीकृति के सरकार ने निर्गत की है। इसकी कुल लागत राशि 147 करोड़ है। इससे कुल 2 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता समितियों में सृजित होगी और ये भंडारण क्षमता सृजित होने से समितियों में जो अधिप्राप्ति है प्लस अन्य जो कारोबार है उसमें काफ़ी सहायता इनको मिल रही है। जैसा कि जब धान की अधिप्राप्ति होती है मुख्य रूप से तो उसमें काफ़ी ज़्यादा भंडारण क्षमता की जरूरत होती है और लंबे समय तक के लिए भंडारण करना पड़ता है, तो इसमें ये काफ़ी कारगर हो रहा है। तो भविष्य में भी सरकार प्रयास, हम लोग विभाग प्रयास करेगा कि इसमें जितनी भी समितियां अभी गोदाम निर्माण से वंचित हैं जल्दी से जमीन उपलब्ध करा करके सूचित करें, सरकार उसकी स्वीकृति देगी। इसके अलावा एक मुख्य योजना हम लोग की भेजफेड की योजना है जिसको बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना कहते हैं। भेजफेड के तहत कुल 3 यूनियन गठित है। पटना यूनियन जिसको हरित यूनियन कहते हैं, तिरहुत यूनियन और उसके अलावा एक और यूनियन है जिसमें कि हम लोग इन समितियों तीनों यूनियन में मिला करके कुल 302 समितियों का गठन हो चुका है। प्रखंड स्तरीय समितियां हैं। तो इस प्रकार ये करीब 300 प्रखंडों में भेजफेड के तहत पीवीसीएस का गठन हुआ है। अभी आप लोग सुने भी होंगे सरकार इसमें घोषणा की है कि अगले वित्तीय वर्षों में जो बचे हुए प्रखंड है वहाँ पर पीवीसीएस का मतलब वेजिटेबल से संबंधित जो समितियाँ हैं उनका गठन किया जाएगा। विभाग इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा जो 3 यूनियन है इसकी संख्या बढ़ा करके 9 की जाएगी
माननीय मंत्री महोदय भी इसके बारे में प्रकाश डालेंगे, बताएंगे, आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा भेजपेट में जो योजनाएं चल रही हैं उसमें मुख्य रूप से समितियों को हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं, जिसमें कि वो लोग अपने अधोसंरचना का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें कि उसको गोदाम, कार्यालय, कोल्ड चेन और स्टोरेज इत्यादि की फैसिलिटी उनको दी जाती है। अगले वित्तीय वर्ष में टारगेट है कि जितनी भी समितियां गठित होंगी सभी को हम लोग प्राथमिकता पे अधोसंरचना निर्माण के लिए राशि उपलब्ध कराएंगे। और दूसरी इसमें योजना है कि सभी प्रखंडों में समितियों को सपोर्ट के लिए रिटेल आउटलेट की व्यवस्था की जाएगी। सरकार इसके लिए अनुदान उनको उपलब्ध कराएगी ताकि समितियां रिटेल आउटलेट के माध्यम से अपने जो उत्पाद है उसका बिक्री कर सकें और सही मूल्य उनको मिल सके। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 24-25